बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है आपका। यूपीटीटी की बात करें तो यूपीटीटी का जो पेपर है वो आप सभी को पता है 28 नवंबर को कंडक्ट कराया जाएगा, 28 नवंबर 2021। तो ये है आपकी ऑफिशियल डेट जिस दिन आपका एग्ज़ाम तय किया गया है। यहाँ पर अगर हम यूपीटीटी की बात करें तो यूपीटीटी में जो बाल विकास है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या शिक्षण अधिगम की बात करें तो बाल विकास से 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2019 का जो है उसको कराया जा रहा है। ये आपका पेपर हुआ था 2020 में जनवरी 8 को, ठीक है। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं। जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में लगा करके जाएं, इससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी तो बेहतर होगी ही, साथ ही आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, चीज़ें आप जान जाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के इस वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, यानी जो बहुविमात्मक प्रज्ञा है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया। इनमें से आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको इनका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, गार्डनर। गार्डनर ने अपने सिद्धांत में या अपने प्रत्यय में बताया है कि जो बुद्धि है वह कई प्रकार की देखने को मिलती है, ठीक है। एक बच्चा जो है एक ही चीज़ में निपुण नहीं होता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो बच्चों में क्वालिटी भी अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से बहुविमात्मकता प्रज्ञा का जो प्रत्यय है वह गार्डनर द्वारा दिया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, यानी डिसलेक्सिया जो है वह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 की बात करें, 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वर्तनी या पढ़ने संबंधी। आप सभी को पता है डिसलेक्सिया जो होती है वो पठन संबंधी समस्याओं को दर्शाती है। पढ़ने में जो भी कठिनाई या वर्तनी में जो भी कठिनाई होती है वह डिसलेक्सिया से संबंधित होती है। वहीं डिस्ग्राफिया जो होती है वह लेखन से संबंधित होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन, आपको बताना है कि निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 3 की बात करें तो 3 का जो करेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि हमें जो सामान्य बालक हैं और जो विशिष्ट बालक हैं उन सभी को साथ में लेकर के शिक्षित करना है, यानी साथ में दोनों को मिलकर के शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर इस तरह से 3 का जो इनकरेक्ट आंसर है वह बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। जब आप प्रेरित करेंगे कि हाँ, मान लीजिए कोई बच्चा है वह किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, तो आप उसे प्रेरित करें कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही जा रहे हो, सही बता सकते हो। तो इस तरह से बच्चा मोटिवेट होगा और वह अपने उत्तर को आसानी से बता पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। देखिए, वृद्धि और विकास दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ बच्चे की वृद्धि को मुख्यतः किससे संबंधित पूछा है वो आपको बताना है। 5 की बात करें तो 5 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, शारीरिक विकास। जो बच्चे की वृद्धि होती है, वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ना, ठीक है। यानी जो ग्रोथ है वह शारीरिक या शरीर से संबंधित चीजों पर ध्यान देती है। तो वृद्धि का संबंध जो है वह शारीरिक विकास से हो जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर आपका वृद्धि की जगह विकास होता है तो विकास जो है वह सभी पहलुओं से संबंधित होता, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः वृद्धि पूछा था, तो यह शारीरिक विकास से संबंधित हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है मानव विकास का प्रारंभ होता है, यानी मानव का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वह कब से शुरू होगा, वही यहाँ पर पूछा है। तो 6 की बात करें, 6 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, गर्भावस्था से। बालक का या मानव का जो विकास है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक किसकी है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर बताना है। 7 की बात करें, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, R.S. गेने ने अपनी पुस्तक दी है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो बुक्स वगैरह बहुत पूछ लेता है, कई सारी बुक्स आपको मिलेंगी, लास्ट में इस पर भी आपको एक अलग से वीडियो दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो स्टेटमेंट आपको दे दिया है, बताना है कि स्टेटमेंट या कथन किसने दिया है। तो आप सभी को पता है, जब भी हम एडोलेसेंस की बात करते हैं यानी किशोरावस्था की बात करते हैं, तो यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वह है स्टैनले हॉल। इन्होंने ही बताया है कि किशोरावस्था जो है वह बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का जो है वह बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आपको बताना है सूक्ष्म शिक्षण, अगर चरण पूछे तो 6 होते हैं। ठीक है, अगर इनको 6 से वो करेंगे, इंटू करेंगे, तो इस तरह से 36 मिनट हो जाएगा। समय जो लगेगा वह होगा 36। करेक्ट आंसर 9 का यहाँ पर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यहाँ स्टेटमेंट वगैरह 2-4 पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट वगैरह आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो 10 की बात करें, 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, रॉस महोदय ने यह स्टेटमेंट दिया है। रॉस महोदय के अनुसार सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 10 का सी हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? समस्यात्मक बालक यानी प्रॉब्लमेटिकल चाइल्ड, जो कक्षा में किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न करे या बाधा या अवरोध उत्पन्न करे, उन बालकों को कहा जाता है। तो ऐसे बच्चों को शिक्षक की दृष्टि से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए ऐसे बालकों के लिए, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। 11 की बात करें तो 11 का करेक्ट आंसर जो है वह सी हो जाएगा, बच्चों को परामर्श देना चाहिए। क्योंकि ऐसे बालक को आप दंड कब तक देंगे, उन्हें नज़रअंदाज दिया है, आप उन्हें नज़रअंदाज या नज़र देखी या अनदेखी कब तक उनकी करेंगे या उन्हें कब तक घर वापस करेंगे? तो ऐसे बच्चों को परामर्श देंगे। ठीक है, उनके समस्या के कारणों का पता लगाएंगे। तो यही बात यहाँ पर कही है कि बच्चों को परामर्श देना चाहिए। इस तरह से 11 का करेक्ट आंसर सी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं? तो यहाँ पर 12 की बात करें, 12 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो पाठ्य के साथ साथ चलती हैं, जैसे कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, कोई भी प्रतियोगिता हो गई, गायन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो पाठ्य सहगामी यानी पाठ के साथ साथ संबंधित चीज़ें जो है उनके साथ चलती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं। तो ऐसे में छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि विभिन्न जगहों से अलग अलग छात्र उपस्थित रहते हैं, उन्हें सीखने का एक दूसरे से अवसर प्राप्त होता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, तो उससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हर तरह से हो जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 12 का बी हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 पूछा है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन है, सबसे पहले आप इनका पता लगा लें, तो इससे आपका आंसर निकल आएगा। तो कोहलर अधिगम का सूझ सिद्धांत दिया, स्किनर ने
स्किनर ने अपना क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक नाम था इनका पूरा, इन्होंने अपना उद्दीपक अनुक्रिया या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। ठीक है, वहीं ब्लूम ने अपना अलग ही सिद्धांत दिया। इनका सिद्धांत जो है वह अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो 13 का आंसर हो जाएगा वह है सी, B.S. ब्लूम। इनका शायद प्रत्याशा सिद्धांत था, आप एक बार देख लीजिएगा ब्लूम का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अपव्यय और अवरोधन, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है। तो सबसे पहले अवरोधन पूछा है कि अवरोधन का तात्पर्य, तो इसको समझ लेते हैं। 14 की बात करें तो 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है कक्षा 2 में पढ़ रहा है, तो बार बार कक्षा 2 में वो फेल हो रहा है, कक्षा 3 में वो प्रमोट नहीं हो पा रहा है या पास होकर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि अवरोध, यानी कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसीलिए ना वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा ही नहीं पा रहा है, यानी किसी तरह से वह 1 वर्ष से अधिक उसी कक्षा में रह पा रहा है। मतलब किसी भी तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं कि वह दूसरी कक्षा में प्रवेश नहीं पा रहा है, वह हर साल एक ही कक्षा में रह जाता है, वह आपका अवरोधन हो जाएगा। वहीं अपव्यय या ह्रास की बात करें तो अपव्यय वह होता है, यानी जब बच्चा जो है लगातार फेल ना हो, या मान लो वो स्कूल ही ना आए। ठीक है, वह स्कूल आया भी, वो छोड़ दिया बीच में ही, कक्षा 2 में पढ़ रहा था और उसने बीच में ही छोड़ दिया है, वह नहीं आ रहा है, तो यह हो जाएगा अपव्यय। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के आंसर को आप कंसीडर कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज को अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो 15 की बात करें, 15 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा प्रस्तावना कौशल, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए, उनका पूर्व ज्ञान जानने के लिए ही प्रस्तावना कौशल बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से 15 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए, यानी मिलान आपको करना है। ए और बी आपके दिए हैं, कौन सा किससे संबंधित है तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ABCD करके यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधा आंसर की बात कर लेते हैं। 16 की बात करें, 16 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा, यानी पहले का तीसरे से हो जाएगा, फिर जो बी है उसको चौथे से मिला देंगे, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर द्वारा हो जाएगी। ठीक है, और सारगर्भिता का नियम यह किसने दिया है तो ये हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों से संबंधित। अनुकूलन जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा तो अनुकूलन जो है वह पियाजे द्वारा दिया गया। तो इस तरह से आप इनको मिलान कर लेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमें एक सेट पूरे कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, जो भी पेपर आपका हुआ है, क्योंकि CDP के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपसे जो भी वीडियो मिलेगा वो आपकी कंप्लीट 30 क्वेश्चंस बेस ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, आपको बताना है। 17 की बात करें तो 17 का करेक्ट आंसर जो है वह डी हो जाएगा। विकास जो है वह निरंतर चलता रहता है, विकास कभी समाप्त नहीं होता है कि आप बचपने में आपका विकास नहीं हो पाता। ठीक है, धीरे धीरे आप निरंतरता की ओर बढ़ते जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब तक आपका विकास होता रहता है। तो यह जो संबंधित होगा वह निरंतरता के सिद्धांत पर संबंधित रहेगा। करेक्ट आंसर 17 का डी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है, आपको बताना है। तो 18 की बात करें, 18 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 46वें संशोधन की बात करें तो इस संविधान के अंतर्गत शिक्षा जो है वह एक मौलिक अधिकार बन गई है। ठीक है, तो इस तरह से यह 86वें संविधान संशोधन से संबंधित है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 18 का ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे, यानी अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है। तो 19 की बात करें, 19 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा, मैकडूगल। अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत हैं इनके प्रतिपादक हैं मैकडूगल महोदय। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें कई सारी प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, आप उनको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो यहाँ पर 20 की बात करें तो 20 का करेक्ट आंसर जो है वह बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज आ जाएगा। कोल तथा ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल या अनोखे काल की संज्ञा दी है। किशोरावस्था आप सभी जानते हैं किसने कहा, स्टैनले हॉल है, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 पूछा है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा, आपको बताना है। तो 21 की बात करें, 21 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा, गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है यह स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट वगैरह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इन्हें आप याद करने के सिवा आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि सूची 1 तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। आपको मिलान करना है सूची ए और सूची बी को। किसने क्या कहा है वो आपको बताना है। तो 22 की बात करें, इसका आंसर हम देख लेते हैं। 22 में आपके यहाँ पर ऑप्शन के आंसर दिए हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी पहले का चौथा है आपका। पहला क्या है, ब्रूनर। ब्रूनर ने संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान दिया है। वहीं अगर हम आशुबेल की बात करें तो आशुबेल ने दिया है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान, ठीक है। इस तरह से आप आंसर जो है मिलान कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है समस्या समाधान का प्रथम चरण है। क्या चरण है अगर हम समस्या समाधान की बात करें तो 23 का करेक्ट आंसर बी है, समस्या की पहचान करना। जब तक आपको समस्या की पहचान नहीं होगी, समस्या के कारणों का पता नहीं होगा, तब आप कैसे समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले चरण के अंतर्गत बात करें तो समस्या की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 पूछा है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशील होगा जब, कब होगा आपको बताना है। तो बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशील होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, यानी तीनों पक्षों का विकास होगा, तभी अधिगम सर्वाधिक प्रभावशील माना जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 का बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, आपको बताना है। 25 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण जो है वह उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि जब भी हम बोध प्रश्न करते हैं उससे पहले हम प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, उससे ही हम अपने कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस निकालते हैं। करेक्ट आंसर 25 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 26 देख लेते हैं। 26 पूछा है निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो 26 की बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको स्किनर महोदय ने दिया है सिद्धांत को, ठीक है। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, तो कबूतर और चूहे पर किया था। करेक्ट आंसर जो है डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछ रहा है, 27 पूछा है कि निम्न में से, यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। 27 की बात करें तो 27 का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, अंतःप्रज्ञ अवस्था। अंतःप्रज्ञ अवस्था जो है वह ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है, जबकि क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और
संकेतात्मक अवस्था, संकेतात्मक है, ठीक है। ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वह ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ फिर से सभी को आपको क्रम में लगाना है। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहा है कि मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। कौन कौन से 5 पद हैं उनको आपको क्रम से लगाना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा क्रम है तो देख लेते हैं। तो यहाँ है इनके आंसर, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। 28 की बात करें तो 28 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा खोज। सबसे पहले आप किसी चीज़ की खोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला क्या है, पहला है प्रस्तुतिकरण। खोज करने के बाद ही आप चीज़ों के लिए प्रस्तुत होंगे, फिर उनका आत्मीकरण करेंगे, फिर रहेगा संगठन या व्यवस्था, पांचवा रहेगा वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो इस तरह से ये 5 जो हैं इनके क्रम हैं। इन क्रमों को आप ध्यान में रखिएगा। मॉरिसन ने बौद्ध स्तर की प्रतिमान बताए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 है, जो कि 29 पूछा है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अनुमूल्यन। अनुमूल्यन जो है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध ये तीनों ही संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 30 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो कौन कौन सा वक्र है, एक तो मिश्रित होता है, एक तो उन्नोदर या उत्तल होता है, एक तो नतोदर होता है। ये तीनों वक्र होते हैं। 30 का जो नहीं है वह है लंबवत। लंबवत वक्र देखने को नहीं मिलता है। बाकी ये तीनों आ जाएंगे अधिगम वक्र से संबंधित, ये तीनों वक्र रहते हैं। तो इस तरह से करेक्ट आंसर सी हो गया 30 का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 2020 का जो जनवरी में पेपर हुआ था उस पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। ऐसे ही आगे आपको हर सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना रहता है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चूँकि आपके एग्ज़ाम हैं तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।